हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इसके अंदर उसके ऊपर बाद में जाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर आज हम जो चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो आखिर चैप्टर है क्या। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्टली इस ही वीडियो के ऊपर जंप करते हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि उन्हें बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता हो, तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन इसके नाम के बारे में मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ सीधे इसके टॉपिक के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कल्चर की। अब ये प्रिंट कल्चर क्या होता है, प्रिंट क्या होता है? जो भी आप अपने आसपास में बुक्स देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, कैलेंडर्स देखते हैं, ये सभी जो चीजें हैं वो प्रिंट के अंदर आती है। अब एक ऐसा दौर, एक ऐसे टाइम पीरियड की बात की जा रही है जब प्रिंट की शुरुआत हुई थी। ऐसा तो होगा ना, हर एक चीज की शुरुआत होती है। अगर हम होमोसेपियंस मतलब हम हमारी खुद की बात करें तो हमारा भी एक टाइम था जब हमारी शुरुआत हुई थी। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो प्रिंट है, जो बुक्स वगैरह हम देखते हैं, ये सारी जो चीजें हैं उसका भी एक टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें इसकी शुरुआत हुई होगी। ये पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी बारे में है कि किस तरीके से प्रिंट की शुरुआत होती है। और जैसे ही प्रिंट की शुरुआत होती है कई सारे चेंजेस सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी चेंज होने वाली होती है, सोसाइटी के साथ साथ पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती है, इकोनॉमी चेंज होती है, ये सारी चीजें एक साथ चेंज होती है और ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं प्रिंट कल्चर के अंदर। प्रिंट कल्चर जो है वो हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी जो थी वो हमेशा एक जैसी नहीं रही है। प्रिंट कल्चर के कारण आज हम ये जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। आज ये हम समझते हैं कि ये जो शुरुआत है, मतलब अच्छे से हम ये जान सकते हैं कि हर एक चीज की जो शुरुआत है, एंडिंग है, वो कैसी रही है। ये सब चीजें हमें मिलती है प्रिंट कल्चर के कारण। हम हमारी बुक्स के अंदर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सारी जो फैक्ट है, ये सारी चीजें किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास प्रिंट है। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था कि जो प्रिंट है ना वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का। मार्टिन लूथर कौन था उसके बारे में हमने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अंदर बात कर ली है। नहीं पता, जाओ देखो वीडियो। ओके, अभी के लिए ये जान लो प्रिंट की बात की जा रही है। ओके, अब प्रिंट कल्चर आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रिंट कल्चर मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड जब बुक्स का बहुत ज्यादा बोलबाला था, सभी लोग बुक्स को पढ़ना चाहते थे और ऐसे में लोगों के बीच में एक ऐसा कल्चर आ गया था कि हमें बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है, उसे हम प्रिंट कल्चर कहते हैं। बात कर ली जाए मॉडर्न वर्ल्ड की, तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो हम देख सकते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो सकता है? मॉडर्न वर्ल्ड ये हो सकता है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है ना वो अब चेंज होने वाली थी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इसका टॉपिक है प्रिंट एंड डिसेंट। हम ये देखेंगे किस तरीके से ये जो प्रिंट है लोगों तक पहुंचता है, और जैसे ही लोगों तक प्रिंट पहुंचता है अब लोग जो है उनके मनों में सोसाइटी के अंदर जो अथॉरिटी काम कर रही थी उससे लड़ने की भावनाएं आ जाती है। लोग जो है रिबेलियस हो जाते हैं, लोग रिफॉर्मेशन चाहते हैं, लोग जो है ना सोसाइटी के अंदर अथॉरिटी से डिसेंट रखना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो अथॉरिटी काम कर रही है वो हमारे लिए सही नहीं है। हमारी जो मन मुताबिक जो चीजें होनी चाहिए ना वो ऐसा, ये जो सोसाइटी के अंदर जो अथॉरिटी है वो ऐसा नहीं कर रही है। मैं अथॉरिटी की बात करूं तो अथॉरिटी के अंदर दो चीजें आती है। पहली बात ये आती है, अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी वो चीज है, वो एक रूल है जो लोगों के ऊपर काम कर रहा है। तो पहला होता है अथॉरिटी, कौन है? वो है हमारी मोनार्की। उस समय के हिसाब से बात की जाएगी तो मोनार्की। और दूसरा होता है चर्च। तो लोग जो है चर्च और मोनार्की दोनों की बातों को मानने से मना कर रहे थे कि ऐसी कोई बातें होती नहीं है और ना ही हमें ये चर्च और मोनार्की जैसी कोई सिस्टम जो है वो हमें चाहिए। हमें तो साफ सीधा सिस्टम ये चाहिए कि सोसाइटी के अंदर हमें इन दोनों सिस्टम्स को चेंज करना ही होगा और चेंज करने के साथ ही हमें इसमें कुछ ना कुछ जो है एक नई चीज भी साथ में लानी होगी। क्योंकि देखो आप है ना किसी भी थिंग को, ओके लेट सपोज यहाँ पे कुछ है ना, लाइक सपोज आपका कोई भी पेंसिल पड़ा था, उस पेंसिल को आपने यहाँ से हटा के यहाँ पे रखा, ठीक है, ये जगह तो खाली हो गई ना, यहाँ पे कुछ तो लाना पड़ेगा। तो ऐसे में सोसाइटी ये सजेस्ट कर रही थी कि अथॉरिटी का जो ये रूल है ना, मोनार्की चर्च, इन्हें तो खत्म कर दो, इसकी जगह एक नया रूल लेकर आ जाओ। ये नया रूल ऐसा होगा जिसके अंदर पुरानी बातें नहीं की जाएगी। अथॉरिटी जो होगी ना वो लोगों के हाथों में होगी। या फिर मैं अभी की टाइम पीरियड की बात करूं स्पेसिफिकली, तो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को रिलीजन से। लोग कहते थे कि जो रिलीजन है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोगों को जैसे ही बुक्स का एक्सेस होता है, लोगों के लिए नई नई चीजें डेवलप होती है, लोगों को पता पड़ता है कि हाँ कि हमारे लिए जो अभी तक होता आया है वो सही नहीं है। लोग अपनी ही तरीके से इंटरप्रिटेशन जो थे ना अपने फेथ के वो करने लग गए थे। उन्होंने ये कहा कि हाँ हमारे लिए एक फेथ जो है, एक जो विश्वास जो है वो तो जरूरी है।
पर जो विश्वास हम लोग करते हैं ना इस रिलीजन के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा विश्वास हमें नहीं करना है। अब हर एक के पास अब बुक्स पहुंच चुकी थी, हर एक के पास पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर रिलीजन पहुंच चुके थे। अब जो लोग हैं वो डिबेट करने लग गए थे, वो अपने ही तरीके से रिलीजन का इंटरप्रिटेशन करने लग गए थे। लोग कहते थे कि जो रिलीजन अभी चल रहा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस रिलीजन के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो ये रिलीजियस फेथ का नया नया इंटरप्रिटेशन जो था ना वो अब होना शुरू हो गया था। कई बच्चे जानेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, लेट सपोज आपके लिए जो फोन है वो आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, आपके लिए फोन क्या है, ठीक है। मैंने आपसे डायरेक्टली सवाल किया तो आप कह सकते हो कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा फोन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। मेरे से कोई पूछे कि फोन मेरे किस काम का है, तो देखो मेरे लिए सिर्फ फोन की वैल्यू एक है। वो वैल्यू क्या है उसकी, क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ मैसेज जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए कि इन दी मंथ एंड क्या मेरे पास अमाउंट क्रेडिट होता है और कौन सा अमाउंट चला जाता है, बस इसी के काम आता है मेरा ये फोन। इसके अलावा मैं फोन का यूज नहीं करता, सोशल मीडिया का यूज नहीं करता, ठीक है। ये चीजें मेरे काम की नहीं है। आपके लिए क्या है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट, पर ये चीजें मेरे लिए नहीं है। तो हम लोगों के जो इंटरप्रिटेशन है ना वो अलग अलग है। मेरे लिए सिर्फ वो मैसेजेस तक ही लिमिटेड है, वो भी टेक्स्ट मैसेज तक, ओके। और आपके लिए वो क्या है, एंटरटेनमेंट का एक लाइक होता है ना, मैं कह सकता हूँ आपके लिए एक वे है, आपके लिए रील्स है, शॉर्ट्स हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए और क्या हो सकता है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसका आप यूज करते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सोशली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सोशली कनेक्ट करते हैं वाया इंटरनेट, पर वो आपको सोशली तो कनेक्ट कर देते हैं पर वो आपको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आपके पेरेंट्स से वो आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो कि आपको ये जानने को मिलेगा कुछ सालों बाद में कि वैल्यूज इनकी नहीं है, ये जीरो है। ये चीज है ना सोशल कनेक्शंस जो कि हम ऑनलाइन देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, गलत है, चीज काम की नहीं है। काम की चीज है डिस्कनेक्ट होने के बाद। जब आप डिस्कनेक्ट होगे तब आपको पता पड़ेगा कि अच्छा वर्ल्ड ऐसे काम कर रहा है, दुनिया ऐसे काम कर रही है। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हैं वो सब। आपको हमेशा ये जानने को मिलेगा कि जब आपके पास सोशली कनेक्शन नहीं होंगे तब पीछे एक पर्सन खड़ा रहेगा, एक पर्सन, एक फैमिली आपके लिए खड़ी रहेगी। वो फैमिली होगी आपकी खुद की, वो होंगे आपके पेरेंट्स। तो आपको हर चीज जो है वो कब पता पड़ेगी, जब आप डिस्कनेक्ट होंगे। तो कोशिश करना, एक है ना, अभी से ही आदत डालो, ये सोशल मीडिया आपके ऊपर एक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्चों सोशल मीडिया इतना गलत है कि सोशल मीडिया आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है। थिंकिंग का मतलब है कि आपके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि बिना सोशल मीडिया के कोई लाइफ जो है इतनी शो ऑफ वाली होगी। आपको लगेगा आपके फ्रेंड ने ये बाय किया, आपके फ्रेंड यहाँ पे है, आपका फ्रेंड वहां पे है, आपको लगेगा मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी ये थिंग्स जो है, आर्टिफिशियल जो कमोडिटीज है वो मुझे बाय करनी चाहिए। तो ये कब लगेगा, जब आप सोशल मीडिया पे होगे। सोशल मीडिया पे नहीं होगे तो ये सारी चीजें आपको कभी फील नहीं होगी। आप वाकई में सोशली रहोगे और ज्यादा हैप्पी रहोगे, ठीक है। तो ये कोशिश करो कि सोशल मीडिया अपने ऊपर हावी नहीं हो पाए, ये एंटरटेनमेंट से ये पर्पस जो है स्टडी के ऊपर शिफ्ट हो जाए। टॉपिक पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन जो थे ना फेथ के, वो होने लग गए थे। लोगों को अपने तरीके से हर चीज को बताने का एक ना मतलब मजा आने लग गया था। हर कोई जो था वो अपने लिए एक अलग ही नहीं है ना इंटरप्रिटेशन कर लेता था। मुझे लगता था कि रिलीजन ये है तो मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया, कोई दूसरे पर्सन को लगता है रिलीजन ये है, उसने अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया। कोई पीछे खड़ा था उसको लगा कि हाँ रिलीजन का इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, उसने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया। हम ये देखते हैं कि जो लिटिल एजुकेटेड वर्किंग क्लास थी ना, मतलब वो लोग जो कि वर्किंग क्लास में आते हैं पर वो बहुत ही ज्यादा कम पढ़े लिखे थे, वो भी लोग जो थे इंटरप्रिटेशन करने लग गए थे। रिलीजन का इंटरप्रिटेशन लोगों को बताने लग गए थे कि अच्छा देखो रिलीजन ऐसा होता है, रिलीजन के साथ ये प्रॉब्लम है, रिलीजन ये है, रिलीजन वो है। तो ये सारी बातें वो लोग करने लग गए थे। एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 16th सेंचुरी का। 16th सेंचुरी का ये जो एग्जाम्पल है ना वो है एक मिलर का, जो कि इटली का एक मिलर था। मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ खेतों में काम करने वाला एक इंसान था, मतलब बहुत ही एक है ना वर्कर था, आप ये कह सकते हो एक वर्कर था, ठीक है। उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बंदा था जिसका नाम था मिनोशियो, ठीक है ना। अब मिनोशियो कहो, मिनोकियो कहो, कुछ भी कहो, बस समझ जाओ, ठीक है क्या है, मिनोकियो या मिनीशियो, ठीक है। अब ये जो मिनोशियो था ना, इसने क्या किया,
उस समय में जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी ना उसके आसपास में, वो सारी बुक्स को लेकर आता, वो सारी बुक्स को वो पढ़ता, वो समझता कि अच्छा ये है सोसाइटी, अच्छा ये है रिलीजन, ये सारी चीजें वो पता करता किससे, बुक्स से। वो बुक्स को पढ़ता, बुक्स को जानता, बुक्स को समझता और उसके बाद बुक्स पे वो काम करता कि अच्छा नॉलेज ये है, सोसाइटी इस तरीके से काम कर रही है। पर जब भी वो बुक्स को पढ़ता ना, उसे ये लगता कि हाँ अभी भी कुछ ऐसे चेंजेस है जो मुझे बुक्स में लाने पड़ेंगे, अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बुक्स के अंदर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक्स में जो आइडियाज हमें देखने को मिल रहे हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी है, रिलीजियस टेक्स्ट है ना, ये बंदा बहुत ही ज्यादा धार्मिक इंसान था, ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता था सबसे पहले। तो रिलीज अब उस टाइम के अंदर है ना, कोई वो नानी मामी की कहानियां तो आया नहीं करती थी, ठीक है ना, अच्छी सहेली सखी सहेली वो कुछ तो आया नहीं करती थी। आता क्या था, आता तो था सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट। तो उसने रिलीजियस टेक्स्ट को ही रीड किया, जब उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने समझा, तो उन्होंने पाया कि जो चर्च अभी के टाइम में काम कर रहा है ना, ये गलत है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जिस सिस्टम के लिए इसको बनाया गया था, जिस तरीके से इसको काम करने के लिए कहा गया था, उस तरीके से ये जो चर्च है ये किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब ये आ गई है प्रॉब्लम मिनोशो ने कह दी कि हाँ रिलीजन ठीक है, अच्छी बात है, पर रिलीजन को जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल करने वाली बॉडी है जिसे हम चर्च के नाम से जानते हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में अब उसने कहा कि चलो ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो मैं बताता हूं कि सही तरीका आखिर होता कैसा है। तो हम ये देखते हैं कि मैसेज ऑफ बाइबल के मैसेज को वो रीइंटरप्रेट करते हैं अपने आइडियाज के थ्रू। वो बोलते हैं कि बाइबल है ना, जैसा हमें चर्च बताती है वैसा नहीं कहती है, जो चर्च बोलती है वो चर्च तक ही रहने दिया जाए, असली इंटरप्रिटेशन जो है वो हम खुद कर सकते हैं। बाइबल पढ़ा उन्होंने, बाइबल समझा, बाइबल को फिर उन्होंने रीइंटरप्रेट किया, बाइबल के बारे में लोगों को समझाना शुरू किया कि अच्छा बाइबल ये होता है, बाइबल ऐसे काम करता है, बाइबल ये है, बाइबल वो है। ये सभी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है कि हाँ ये सभी जो चीजें है ना वो बाइबल के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो अब क्या किया ना कि उन्होंने बुक को पढ़ा, बुक को रीइंटरप्रेट किया, लोगों तक अब एक नया ही मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया था। अब बात आती है कि वो मैसेज क्या था। मैं खुद गया था, खुद जाके उनसे वो मैसेज लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये लाइन आप बार बार क्यों बोलते हो कि आप खुद गए थे। देखो जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना तो हमें हर एक चीज के एकदम डेप्थ में जाना पड़ता है, ठीक है ना। हमें ऐसा फील करना पड़ता है कि हम वहां पे खुद थे उस टाइम प्रेजेंट, जिस टाइम मार्टिन लूथर था, जिस टाइम मेनोकियो काम कर रहा था ना अपने खेतों में, उस टाइम मैं उसके पास खड़ा था, मैं देख रहा था कि अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे काम कर देगा। ये चीज जब फील होगी ना तब आपको जाके हिस्ट्री समझ में आएगी। हिस्ट्री की यही कहानी होती है, फील करो, ठीक है ना, हर चीज फील करो। आप जब फील करने लग जाओगे तब आपको है ना पीछे यहाँ देख के पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, आप बस बैठे बैठे बस बोलते जाओगे, बताते जाओगे, ये चीजें होती जाएगी। मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, ये पैनल जो है वो तो बस है आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी असली मायने में देखी जाए तो इसकी जरूरत है ही नहीं, ये चीज अपने इनबिल्ट है, ठीक है। आप इस चीज को मैं समझ चुका हूँ तो मैं इसको आपको पढ़ा सकता हूँ, मैंने इस चीज को फील किया है, मैं वहां था उस टाइम, ये चीज मैंने फील करी थी 60 तब जाके मुझे आइडिया लगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा होगा, उसे कैसा फील होता होगा। तो मेनोकियो को लगा कि बुक्स के अंदर गलत लिखा है, इसलिए उसने अपनी तरफ से रीइंटरप्रिटेशन दिया। रीइंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से था, अ व्यू ऑफ गॉड एंड द क्रिएशन दैट एंगेज द रोमन कैथोलिक चर्च। तो एक ऐसा उसने व्यू दे दिया लोगों के सामने जिससे अब है ना जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना उसको उसने एकदम डिसएग्री कर दिया। मतलब उसने बोला कि रोमन कैथोलिक चर्च, मतलब बाइबल में जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए था, जिस तरीके से जिस कारण से इसे बनाया गया था, ये उस तरीके से तो काम कर ही नहीं रहा है। आखिर ये जो काम कर रहा है ना ये अपने ही तरीके से कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। हम देखते हैं द रोमन चर्च बिगन इट्स इनक्विजिशन। अब देखो एक नई टर्म आती है हमारे यहाँ पे, इनक्विजिशन कह सकते हैं, इनक्विजिशन कह सकते हैं। तो देखो ये क्या था, तो देखो ये एक संस्था थी, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट था, ये मैं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि ये एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था इनक्विजिशन। इनक्विजिशन का क्या मतलब था, इनक्विजिशन का क्या काम था? तो इस बॉडी का काम था कि जो भी रिलीजन के अगेंस्ट हो, जो भी बंदा रिलीजन के अगेंस्ट हो उसे पकड़ने का, उसे रिप्रेस करने का, उसे एक पनिशमेंट करने का काम था किसका? इनक्विजिशन का। इनक्विजिशन का मतलब यही था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको जो भी उसके खिलाफ बोल रहा है, उसका जो भी आइडिया है, जो भी वो बोलना चाहता है, उससे उसको छीन लिया
जाए। होता कुछ ऐसा है कि मनोक्यो ने क्वेश्चन किया रोमन कैथोलिक चर्च को। अब रोमन कैथोलिक चर्च ने बना दिया था इनक्विजिशन को। इनक्विजिशन बनने के बाद, ये जो संस्था था, इसको बनने के बाद अब ये हमें देखने को मिलता है कि मेनोक्यो को 2 बार तो पकड़ लिया गया। मेनोक्यो के इंटरप्रिटेशन के कारण बोला गया कि मेनोक्यो जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो गलत है, तो ऐसे में मेनोक्यो को 2 बार पकड़ लिया गया। साथ ही एंड में जब 2 बार पकड़ लिया फिर भी मेनोक्यो नहीं माना, तो मेनोक्यो को एंड में एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसे मार दिया गया। बोला गया कि ये जो है आदमी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का एक है ना सोशल ऑर्डर खराब करना चाहता है, सोसाइटल पीस खत्म करना चाहता है, इसका मतलब है कि हमें इस आदमी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यही होता है कि अल्टीमेटली 2 बार कोशिशों के बाद जब मेनोक्यो नहीं मानता है तो इनक्विजिशन जो है उसको एंड में एग्जीक्यूट करवा देती है। तो यही स्टोरी थी मेनोक्यो की सारी स्टोरी यहाँ पे आके कंप्लीटली खत्म हो जाती है कि यही था मेनोक्यो। अब देखो, मेनोक्यो के जाने के बाद या फिर मैं कहूँ इनक्विजिशन के आने के बाद हम ये देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च है ना, अब ये समझ गया था कि हमारा जो टाइम पीरियड है अब वो ज्यादा दिन का नहीं रहा है। अगर हमें सोसाइटी के अंदर बने रहना है, अगर हमें आगे से आगे बढ़ते रहना है, तो जरूरी है कि हम हमारी जो पोजीशन है ना उसे कंट्रोल कर सके। और हम उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से बता रहा हूँ, अगर रोमन कैथोलिक चर्च अपने आप को बचाना चाहता था तो उसके लिए उसे इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग को कंट्रोल करना था, मतलब रीडिंग को कंट्रोल करना था। ठीक है, अब रीडिंग को वो कंट्रोल भला कैसे कर सकता था? क्योंकि कंट्रोल करना भी जरूरी था। अब कंट्रोल नहीं करेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो मेनोक्यो है वैसे और भी बंदे खड़े हो जाएंगे, अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन दे देंगे, चर्च को गलत साबित कर देंगे, जिसके कारण फिर बाद में चर्च को जाना पड़ सकता है, चर्च खत्म हो सकता है, चर्च के सामने कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इन दी एंड देखा जाता है रोमन चर्च जो है वो पब्लिशर्स और बुक सेलर्स को कंट्रोल करने लग जाता है। वो पब्लिशर्स और बुक सेलर्स को साफ तौर पे कह देता है, देखो भाई, अगर हमारे अगेंस्ट में गए तो ये है हमारा एरिया, रहने आपको देंगे नहीं। और मेनोक्यो का आप सीन देख ही चुके हो कि हमने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया है, उसी तरीके से हम आपको भी एग्जीक्यूट करा देंगे। तो भलाई इसी में है कि आप रोमन कैथोलिक चर्च या रिलीजियस अथॉरिटी किसी के भी अगेंस्ट में कुछ भी आप पब्लिश नहीं करेंगे। साफ तौर पे इन्हें कह दिया गया कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि हमारी अथॉरिटी के अगेंस्ट में हो। अथॉरिटी मतलब मोनार्की और चर्च, इन दोनों के अगेंस्ट में अगर कुछ भी होता है तो वो बुक सेलर्स और पब्लिशर्स पब्लिश नहीं करेंगे। और इन केस अगर वो करते हैं तो इनक्विजिशन अभी भी बैठा था, इनक्विजिशन जो है वो अभी भी तैयार खड़ा था। वो कहता है अगर आप गलत करोगे, अगर आप पब्लिश करोगे तो हम आपको भी पनिश कर सकते हैं। तो ये कहानी थी इनक्विजिशन की। साथ ही हम ये देखते हैं कि चलो, एक तो ये तो बता दिया गया कि हाँ, इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पब्लिशर्स और सेलर्स को साफ तौर पे धमकी दे दी गई कि ऐसा नहीं करोगे। साथ ही हम देखते हैं इनक्विजिशन नाम का ये लाइक हम कह सकते हैं एक बॉडी बना दी गई। साथ ही एक है ना इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स भी बनाई गई, मतलब उन सभी बुक्स की एक लिस्ट बना ली गई जो कि प्रोहिबिटेड थी, मतलब जो पढ़ना मना था। आज भी आप देखोगे कि इंडिया के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर कई सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसे पढ़ना मना होता है, प्रोहिबिटेड होता है। सर्च करना सब कुछ पता पड़ जाएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, कई सारी ऐसी बुक्स है, कई सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, जिनको पढ़ना प्रोहिबिटेड है, जिनको आप ना ही तो पढ़ सकते हो ना ही आप उन्हें देख सकते हो। कई सारी ऐसी मूवीज भी है जो कि प्रोहिबिटेड है इंडियन सोसाइटी के लिए, क्योंकि डर रहता है कि ये सोसाइटी को चेंज कर सकती है और इसी के कारण ये कभी भी मार्केट में लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो हम ये देखते हैं कि एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिशन या फिर एक प्रोहिबिटेड बुक्स का एक लिस्ट भी बनाया जाने लगा 1558 से कि हाँ, ये इस बुक के अंदर ये नाम लिखे हुए होते थे कि ये बुक्स जो है कोई भी नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पे हम कहानी खत्म कर रहे हैं हमारे इस पूरे प्रिंट एंड डिसेंट की। प्रिंट एंड डिसेंट की कहानी यही थी, लोगों ने समझा कि हम अपने अकॉर्डिंग रिलीजन जो है, बाइबल जो है, उसका हम री इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लोगों ने किया भी, क्योंकि लोगों के पास बुक्स का एक्सेस था, तो लोगों को लगता था कि हमें भी अपनी नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मेनोक्यो जैसे और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने ये कोशिशें करी थी, पर उन सभी को दबा दिया गया। क्यों दबाया गया? क्योंकि जो रोमन कैथोलिक चर्च था, जो अथॉरिटी थी, वो अपनी पोजीशन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, वो हमेशा बने रहना चाहती थी। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि एंड रोमन कैथोलिक चर्च जो है कई सारे कंट्रोल्स लेकर आती है। वो बुक्स को, पब्लिशर्स को, सबको कंट्रोल करती है, इनक्विजिशन को बनाती है। साथ ही वो एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड लिस्ट भी बना देती है बुक्स की, ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। लोगों तक कौन सी बुक जानी चाहिए, कौन सी बुक नहीं जानी चाहिए,
ये सारी चीजें भी वो कंट्रोल कर सके। ये सारी चीजें हम देखते हैं हमारे इस एक सिंगल वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ही प्यारा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो एक कमेंट करो, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो इसको शाला के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।